हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 11 चैप्टर हो चुके हैं, तो अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें नए साम्राज्य एवं राज्य, यानी जो आपके हर्षवर्धन हो गए, ठीक है, चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, कुमारगुप्त हो गए, तो इन सब के बारे में गिवन है। पाल्लव हो गए, चालुक्य हो गए। तो ये जो आपकी गुप्त वंश की जो मतलब वंशावली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में गिवन है। तो थोड़ा सा ये क्लास हो सकती है बड़ी हो जाए क्योंकि इसमें 18 चैप्टर हैं। सभी राजाओं जो हैं, मतलब जो राज्य थे, मतलब जो राजा लोग थे, उनका प्रशासन कैसा रहा, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चंद्रगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हैं, पल्लव हैं, हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कैसी रही, तो इस बारे में है। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको मतलब ये क्लास बड़ी मिल सकती है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत से जो टॉपिक हैं इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए क्लास आपको बड़ी मिल सकती है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जीके जीएस के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है। तो अगर जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन टियरी 3 एंड टियरी 4 की कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो 2 बजे क्लास मिलती है, इसमें हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, यानी एससीईआरटी जो है आपकी सारी प्रॉपर तरीके से थ्योरी कवर हो रही है। 12 चैप्टर हो चुके हैं, 11 चैप्टर हो चुके हैं, 12 चैप्टर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बीपीएससी की प्रॉपर तरीके से थ्योरी की क्लासेस मिलती रहे और साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो 12 है। इसमें जो बात कही गई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नालंदा गए छात्रों एवं शिक्षकों का समूह, ये जो बना हुआ है चित्र। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात कही गई है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी जो मौर्य साम्राज्य था, वो सबसे पहले बड़ा एक जो साम्राज्य भारत में स्थापित किया, वो मौर्य साम्राज्य ही था। ठीक है। इसी तरह गुप्त शासकों ने तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डाली। यानी जब तीसरी शताब्दी आई तो उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव पड़ी, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन हो गया था उसका। आगे चलते हैं। जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। यानी जब छोटे राज्य की नींव पड़ी तो धीरे धीरे करके वो भी एक शक्तिशाली राज्य बनता गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, फिर साम्राज्य में वो परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी जो मतलब इसकी स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसकी स्थापना की गई, इसका श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इनके पूर्वज जो थे श्री गुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत ही थे। चंद्रगुप्त ने लक्ष्मणी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बना लिया था। तो जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने किससे विवाह किया था? लक्ष्मणी की जो राजकुमारी थी उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था। इस वजह से सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली बन गए, यानी काफी शक्तिशाली ये बन गए। आगे चलते हैं। अगला जो है समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। यानी समुद्रगुप्त जो है, इनका जो टाइम पीरियड रहा 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक था। यानी जो समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का सबसे अगर प्रभावशाली शासक पूछा जाए कौन है, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है। इसके बारे में राजकवि हर्षेण द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त जो है, इनके बारे में अगर जानकारी आपको पूछा जाए कहाँ से मिलती है, तो हर्षेण के द्वारा जो लिखी गई प्रशस्ति है उससे जानकारी मिलती है। इस प्रयाग प्रशस्ति में भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मतलब जो ये हर्षेण के द्वारा लिखी गई प्रशस्ति है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरड़ अभिलेख और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि में भी जानकारी मिलती है। यानी जो समुद्रगुप्त हैं, प्रयाग प्रशस्ति में तो उनकी जानकारी उनको बारे में उनके बारे में मिलती है, साथ ही साथ उनके जो सिक्के हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो सिक्का बनाया गया है वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त का ये सिक्का है। ठीक है। तो इसके बारे में इनसे भी हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो गुप्त वंशावली है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त आए, प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए।
ठीक है। फिर रामगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, फिर कुमारगुप्त हैं आपके, फिर स्कंदगुप्त। तो ये सीक्वेंस में जो है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछ लेता है तो उसमें वहां पे आपको दिक्कत होगी, तो जब आपको याद होगा तो आप मैच कर लोगे। साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने समय तक इनका शासनकाल रहा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका चंद्रगुप्त प्रथम का हो गया 319 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त हो गए 335 से 375 तक। फिर रामगुप्त हो गए 375 से इनका 375 ही ईस्वी रहा। चंद्रगुप्त जो हो गए 375 से लेकर 415 तक रहे। फिर कुमारगुप्त हो गए 415 से 455। फिर स्कंदगुप्त हो गए जो आपके 455 से लेकर 467 तक, ठीक है। तो ये जो है आप ये भी याद रखिएगा, यानी कितना समय रहा, कितने समय तक इनका शासनकाल रहा, और फिर ये भी आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी मैचिंग के पूछ ले जाएं क्वेश्चन, तो दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो दिए गए हैं, मतलब प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है तो वो क्या है, उनके बारे में क्या बताया गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट बनाया गया है, पहला पॉइंट जो है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शासकों को पराजित कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था। यानी जो आर्यव्रत लोग थे उनको इन्होंने पराजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस क्षेत्र में 9 शासकों को भी इन्होंने पराजित किया था। अगला पॉइंट जो है, दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया था। यानी दक्षिण के जो 12 शासक थे उनको भी इन्होंने पराजित कर दिया और फिर अपने समर्पण में, मतलब उनको समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के राज्य मतलब कर राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। अगला जो पॉइंट है, वन क्षेत्र के राजा को आटविक प्रदेश के राज्य के रूप में जाने जाते थे। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलनपुर तक था। तो इनका जो रहा क्षेत्र जो था, इनका विस्तार जो था, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलनपुर तक था, जबलपुर तक था। इन राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया, यानी धीरे धीरे करके दूसरे लोगों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है, भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में पूर्व की ओर से कामरूप, बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर से मालवा, अर्जुनायक, योधे, आभीर आदि के कई गढ़ संघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। तो यानी ये जो लोग थे, ये राजाओं का जो राजा थे उनकी आज्ञाओं का पालन भी किया करते थे और साथ ही साथ जो दरबार लगती थी वहां पे भी उपस्थित रहते थे। अगला पॉइंट है, बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद साको एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। यानी जो साको थे, कुषाण लोग थे, वंशज जो थे, इन्होंने समुद्रगुप्त जो था इनकी अधीनता भी स्वीकार की और साथ ही साथ इनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विशेष जो नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। आगे चलते हैं। इस तरह आपने देखा कि समुद्रगुप्त ने उपर्युक्त विजित प्रदेशों के अलग अलग नीतियां अपनाई, जहां इतने आर्यव्रत के राजाओं को सीधा अपने नियंत्रण में लिया। यानी अलग अलग तरीके की उन्होंने नीतियां अपनाई। कहीं पे अगर उनको युद्ध करने की जरूरत थी तो युद्ध करते थे, कहीं पे अगर उनको आराम से अच्छा व्यवहार करके भी अगर उनको राजधानी मिल वहां पे उनका जो शासन था वो प्रस्तावित हो जाता था तो उस हिसाब से व्यवहार कर लेते थे। यानी अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाते थे। वहीं दूर के राजाओं एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, तो जो उनकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। यानी ये जानते थे कि अगर सभी के साथ युद्ध करेंगे तो हम पूरे भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये अलग अलग प्रकार की नीतियां भी अपनाते थे। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र जो था चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो शासक बन गया। इसने शाक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। आगे चलते हैं। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र जो थे नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। यानी जो दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ बना है, ये आप लोग देख सकते हैं, लौह स्तंभ बना हुआ है, चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है, यानी इस पे जो चंद्र नाम का जो है शासक का अभिलेख जो मिल रहा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही है, उन्हीं के बारे में मिलता है अभिलेख। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व से बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, उन्होंने पूर्व बंगाल और साथ ही साथ पश्चिम बलूचिस्तान तक इनका जो साम्राज्य था वो वहां तक विस्तार इन्होंने किया। इसमें पश्चिम भारत में जो था मूल अभियान चलाकर राज्य गढ़ राज्यों के अस्तित्व का समाप्त कर डाला। यानी धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, अभियान चला करके पश्चिम भारत गढ़ राज्यों का जो अस्तित्व था उसको उन्होंने समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसके पहले अभियान में पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंबात एवं सोपारा के बंदरगाह जो थे गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। यानी जो धीरे धीरे इन्होंने मालवा हो गया, गुजरात हो गया, सौराष्ट्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो वहां के जो बंदरगाह थे वो इन्हीं के नियंत्रण में आ गए जब इनका पूरा अधिकार उस पर हो गया। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। ठीक है, क्या हुआ, जब इन्होंने शादी अपनी पुत्री की करवा दी तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया था। बंग को भी जीता, यानी बंगाल को भी इन्होंने जीत लिया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्व समुद्रों तक किया। यानी जो इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था चंद्रगुप्त का, पश्चिम से लेकर पूर्व तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो रही है, राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी। यानी जो इन्होंने उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की, तो पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में इन्होंने भी स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। तो अगर आपसे पूछा जाए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य कला, विज्ञान एवं संस्कृत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। चीनी यात्री जो थे फरिहान, इसी के समय भारत आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए फरिहान जो थे वो किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। एक बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए गए। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने व्यापार जब करना उन्होंने स्टार्ट किया तो विदेशी लोगों से भी उन्होंने संबंध स्थापित कर लिए और साथ ही साथ सोने के सिक्के भी जारी किए गए। ये समुद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य विस्तार था उसका मानचित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमारगुप्त आता है। अब जो कुमारगुप्त का शासनकाल रहा 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो था कुमारगुप्त शासक बना। यानी जो चंद्रगुप्त का पुत्र रहा वो कौन था, कुमारगुप्त था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था, कुमारगुप्त। ठीक है, इसके शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। तो जो महान नालंदा विहार की स्थापना की गई है वो किसके टाइम में की गई, कुमारगुप्त के में की गई। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अब हम लोग चलते हैं स्कंदगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 455 से लेकर 467 तक। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्र को पराजित कर लौटा तो
पिता की मृत्यु का समाचार मिला, यानी जब वो पराजित होकर लौटा तो उसको जो समाचार मिला कि उसके जो पिता हैं वो उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। इसमें हूणों को भी पराजित किया और शक्रदित्य की उपाधि धारण की। यानी किसकी उपाधि धारण की? शक्रदित्य की उपाधि धारण की स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हूणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यानी जब आक्रमण होने लगे, क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम में शासन थोड़ा कम होने लगा, धीरे धीरे पतन होने लगा, तो इनके जो आक्रमण थे उनका वो सामना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो साम्राज्य था वो कमजोर होता चला गया। हूणों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं कर सके और अंततः इसका पतन हो गया। यानी जब वो उसकी देखभाल नहीं कर पाए तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो पतन हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो हूणों की राजधानी रही है वो अफगानिस्तान में वमीयान थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी जो राजधानी है अफगानिस्तान में वमीयान है। प्रथम हूणे शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान थी, मतलब तोरमान था। चीनी यात्री कहते थे उसको। इसका जो पुत्र था वो मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। यानी जो हूण थे उनका जो पुत्र रहा है, पुत्र का नाम था मिहिर कुल, मतलब मिहिर नाम था। मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था, यानी वो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार भी नष्ट किए, क्योंकि वो उनसे घृणा करता था। इसकी वजह से जो भिक्षु लोग थे, जो बौद्ध धर्म में भिक्षु लोग होते हैं, उनका ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो उनकी इन्होंने हत्या भी कर दी। उसके साथ साथ जो विहाय थे, विहाय में जो भिक्षु और भिक्षुड़ी होते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसकी भी उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। आगे चलते हैं। ऐसा संभवता है कि शैव जो थे धर्म के अनुयायी ये रहे, इसलिए बौद्ध धर्म को अपना मतलब बौद्ध धर्म से घृणा करता था। आगे चलते हैं। गुप्तों का जो शासन कैसा था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर अपने समूचे उत्तर जो भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किए। शासन का प्रधान राजा था, ठीक है, जो शासन का प्रधान होता था उसको राजा कहते थे, जो प्रजा को सुरक्षित और न्याय प्रदान मतलब जो सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रियों और आमंत्रित होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य जो स्रोत रहा वो लगान था, ठीक है। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी। यानी जो राज्य होता था, जो समस्त भूमि होती थी वो राजा की ही संपत्ति मानी जाती थी। अतः उपज की 1/3 भाग जो था उसका अधिकार था। यानी जो राजा की संपत्ति मानी जाती थी, तो जिस पे लोग काम करते थे, खेती वगैरह करते थे, तो उसका 1/3 भाग राजा को दे दिया जाता था लगान के रूप में, और यही लगान की राशि थी, ठीक है। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले या शासक और भूस्वामी अधिकारी जो थे सामंत कहलाते थे। यानी जो कर देने वाले शासक होते थे और जो भूस्वामी अधिकारी लोग थे, यानी जो कर लिया करते थे, उसे क्या कहते थे? सामंत कहते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासक के विपरीत गुप्तों का शासन जो था सामंती और विकेंद्रित स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। अब हम लोग आगे चलते हैं। साम्राज्य की सबसे बड़ी जो इकाई रही है, इकाई को देश कहा जाता था। यानी साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई जो है वो देश कहा जाता था। दूसरे प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। यानी मगध का जो उल्लेख है वो कैसे मिलता है, किस रूप में? भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी जो थे उपरिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भुक्ति के जो पदाधिकारी थे, अगर आपसे पूछा जाए उपरिक जो है वो कौन कहलाते थे, तो भुक्ति के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, जो उस पर काम किया करते थे, उनको कहते थे। नीचे की इकाई विषयक संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को विषयंत कहा जाता था। सबसे छोटी जो इकाई रही है वो ग्राम होती थी। अब जो ये है कुमरामत्य जो है प्रदेश का गवर्नर होता था। उस टाइम में कहा जाता था। महाविधेयक जो होते थे युद्ध एवं शांति का मित्र होता था, मंत्री होता था। महादंड नायक जो है गुप्त न्यायाधीश थे। तो ये कहा जाता था उनको इस टाइम में।
आगे चलते हैं। सीनीय प्रदेश में नगर श्रेणी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था वो प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कश्यप यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिक कहलाता था। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने टाइम में जो ग्राम का प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक कहते थे, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। आगे चलते हैं। अब जो आता है हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनका जो शासन कैसा रहा। गुप्त शासन के पतन के बाद पुष्पभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। तो इन लोगों की जो राजधानी रही, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेश्वर थी। और इनका जो पहला महत्वपूर्ण शासन प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का राज्यरोपण 606 ईस्वी में संकटापूर्ण परिस्थिति में हुआ था, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्पभूति वंश को कमजोर कर दिया था। तो हर्षवर्धन ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। यानी जब धीरे धीरे इन्होंने कमजोर कर दिया तो हर्षवर्धन जो थे इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके उसको मजबूत बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल का साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते रहे। ठीक है, यानी जो कश्मीर के शासक थे वो उसकी अधीनता को भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में स्थित साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। यानी जो हर्षवर्धन था वो नर्मदा के दक्षिण जो साम्राज्य थे उस पर भी अपना अधिकार जताना चाहता था, यानी वो विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ, जो चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। आगे चलते हैं। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्फूर्त बौद्ध विहारों, कुछ अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन सन 643 ईस्वी में करवाया। इसने लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्रियों विद्वान शामिल हुए। यानी जो उन्होंने संगीत का आयोजन करवाया था तो उसमें 20,000 राजाओं सहित हजारों जो तीर्थयात्री के विद्वान थे वो भी इसमें शामिल हुए। ह्वेनसांग इस सभा का प्रमुख अतिथि था क्योंकि ये बाहर से आया हुआ था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता जो स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ह्वेनसांग जो थे वो किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में भारत घूमने आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, यानी ये चीन से आया हुआ था, जिसने हर्ष का साम्राज्य का भ्रमण किया था। हर्ष ने अपने प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तार जो है वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया है। तो ये इन्होंने किसमें किया है? यात्रा वृतांत में इन्होंने भारत के बारे में बताया है। हर्षवर्धन के टाइम में क्योंकि आए तो उनके जो साम्राज्य का भ्रमण इन्होंने किया, फिर क्या किया इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में उसके बारे में इन्होंने लिखा भी। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म के महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। इन्होंने ये बात बताई अपने बुक में। आगे चलते हैं हम लोग। हर्ष का जो साम्राज्य मानचित्र है ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब आता है जो अगला, पल्लव और चालुक्य का जो है इसका जो शासनकाल कैसा रहा। इनका जो समय रहा है 500 से 50 ईस्वी से 750 तक। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्ष तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। यानी जो मौर्य गुप्त साम्राज्य था जब उसका पतन हो गया तो धीरे धीरे करके लगभग 200 वर्ष हो गए, लेकिन उत्तर भारत में कोई भी हर्ष को जैसा हर्ष को छोड़ करके कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं बना पाया। यानी गुप्त जो साम्राज्य था उसका जब पतन हुआ तो फिर क्या हुआ, हर्षवर्धन जो था उसने अच्छा शासक किया, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं बन पाया। उत्तर भारत में 2 वर्ष हो चुके थे। ठीक है, इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। यानी जो दक्षिण भारत के राजवंश के प्रमुख जो बने राजवंश वो कौन थे? चालुक्य और कांची पल्लव थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है अगला, वातापी के चालुक्य कौन थे?
इस वंश का प्रथम प्रतापी जो था राजा पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। सन 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। यानी ये कब गद्दी पर बैठे? 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो गद्दी पर बैठ गए थे, यानी राजभार उन्होंने संभाल लिया था। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राजाओं कंदम, गंग, कोटकड़ के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसने पूरी मालवा और गुजरात के राजाओं को भी पराजित करने अपने अधीन कर लिया। यानी क्या किया इन्होंने? धीरे धीरे करके सभी पर अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मतलब मालवा के और गुजरात के राजा लोग थे उसको भी इन्होंने पराजित कर दिया, जो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय जो थी हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर से अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। यानी जो सबसे बड़ी इनकी विजय हुई थी वो हर्ष के विरुद्ध थी, यानी ये चाहते थे कि हम हर्ष को हरा दें। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरापथी स्वामी की अवधारणा मतलब उपाधि इन्होंने धारण की। तो किसकी? उत्तरापथी स्वामी की जो है उपाधि इन्होंने धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम के पल्लवों को भी जीतना चाहता था, यानी धीरे धीरे करके ये सभी पे अपना राज्य करना चाहता था। इस समय पल्लव भारत के नरसिंह जो वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, नरसिंह वर्मन ने वातापी को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध करते हुए मारा गया। यानी जो नरसिंह वर्मन थे इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय है उनको किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो रवि कीर्ति है, ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, जो मतलब पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में जो कवि रहा, मतलब दरबारी कवि जो थे रवि कीर्ति थे, उनके द्वारा जो रचित है अभिलेख ऐहोल में इनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। पल्लव दक्षिण भारत की राजधानी मतलब राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान था। इन्होंने 6वीं सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। तो जो पल्लव थे इन्होंने 6वीं शताब्दी में जो अपनी राजधानी स्थापित की वो कहाँ की? कांचीपुरम में की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका प्रभुत्व जो था तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। यानी जो उत्तरी भाग में वो तमिल के क्षेत्र में उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण के चोलों एवं पांडवों के साथ इनका सदैव संघर्ष हुआ करता था, यानी लड़ाई वगैरह हुआ करती थी। जो मतलब जो दक्षिण के चोलों एवं पांडव थे। आगे चलते हैं। फिर पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो था महेंद्र वर्मन प्रथम था। यानी जो महेंद्र वर्मन है वो प्रथम जो ये पल्लव शासक का महत्वपूर्ण शासक रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए पल्लव के जो महत्वपूर्ण शासक था उसका क्या नाम था? तो महेंद्र वर्मन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। यानी महेंद्र वर्मन भी एक महान योद्धा रहे। फिर उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ नरसिंह वर्मन, जिनका नाम रहा, इनके पुत्र का नाम क्या है? नरसिंह वर्मन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एक महान योद्धा बना। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। यानी इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनके पिता को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, तो इसने अपने पिता का जो पराजित किया था उसका इसने बदला लिया, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। आगे चलते हैं। अब आता है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या रही, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यानी द्रविड़ जो शैली रही है उसके संस्थापक जो रहे वो पल्लव हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। पल्लव कालीन वास्तुकला का उदाहरण इसकी राजधानी जो है कांचीपुरम में महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनकी राजधानी है तो कांचीपुरम में महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को कांड और कष्ट और कंदरा कला से मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। यानी जो पल्लव की राजधानी जब मतलब शासनकाल चल रहा था तो उसी में 4 शैली का निर्माण किया गया। मंदिर का जो निर्माण होता था 4 शैलियों में, वो पल्लव के शासनकाल में शुरू हुआ।
इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैली में तटीय मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण हैं, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, कैलाशनाथ का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पल्लवों ने संस्कृत और तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था, यानी वो खुद का एक महान विद्वान था। ठीक है, पल्लव के समय वैष्णव वंश जो थे, वैष्णव संत एवं शैव संतों को भी उन्होंने सम्मान प्रदान किया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों और दक्षिण पथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। यानी धीरे धीरे करके जब दक्षिण भारत में जो चोल लोग थे और पल्लव थे, उनका जो स्थान था राष्ट्रकूटों ने ले लिया। अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय जो स्वशासन रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। यानी जब दक्षिण भारत में जब राज्य शासन स्थापित, मतलब स्थानीय प्रशासन जब शुरू हुआ, तो जो संगठन था वो 3 तरीके का था, उर, सभा और नगरम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 जो संगठन हैं, कौन कौन से, उर, सभा एवं नगरम, ये इंपॉर्टेंट है। उर के सदस्य जो थे सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इन्हें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। यानी जो उर लोग थे, उर किसको कहते थे, ये सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। ठीक है, इन्हें ब्राह्मण भूस्वामी के संगठन भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। सभा कई उप समितियों में विभक्त थी, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थाओं एवं बाजारों की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। जो नगरम रहे हैं, नगरम व्यापारियों का संगठन था। यानी जो सभा थी, जो सभा मतलब क्योंकि 3 संगठन में बांटा गया था, उर जो था वो ब्राह्मण स्वामियों का संगठन हो गया, और जो सभा थी, जैसे खेती बाड़ी हो गई कैसे होती, सड़क का निर्माण हो गया, मंदिरों का निर्माण हो गया, बाजार संस्थाएं कैसी चल रही हैं, शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कैसी है, तो इन सब जो देख रेख करते थे वो सभा के अंतर्गत आ जाते थे। लेकिन वहीं पे जो नगरम था, नगरम में व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। यानी जो नगरम था उसमें व्यापार से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में एक शक्तिशाली हो गई, मतलब जब धीरे धीरे अगली शताब्दी आई तो और भी शक्तिशाली बन गई। अब हम लोग चलते हैं नालंदा महाविहार इसकी तरफ। इसमें जो बात कही गई है, प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। यानी पुराने टाइम में जो गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे वो कैसे करते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। यानी क्या हुआ, जब धीरे धीरे जो था धर्म, जो ज्ञान था वो धर्म पर एवं कर्म पर, अंधविश्वासों पर बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें नालंदा जो है महाविहार एक विशेष स्थान था। ये जो बना हुआ है नालंदा महाविश्वविद्यालय बना हुआ है। आगे चलते हैं। नालंदा दक्षिण भारत में राजगृह के निकट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, बिहार में राजगृह, मतलब दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, वेगरपुर आदि गांवों से दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत जो हैं होयंगसांग का विवरण एवं इनके अवशेष हैं। यानी जो नालंदा के बारे में हमें पता चलता है वो होयंगसांग के जो विवरण रहे हैं और जो अवशेष हैं उन्हीं से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इत सिंह ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यह हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य जो स्रोत रहा है वो अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। यानी इन्हीं से ये इनका जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका खर्चा चलता था। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विशेष मतलब विदेशी सहायता भी मिलती थी। उसी से जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका खर्चा वगैरह निकलता था। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए प्रवेश जो पाना काफी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों में उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे। यानी पहले सवाल वगैरह पूछे जाते थे, फिर उसके बाद प्रवेश दिया जाता था।
जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। यानी जब बच्चों से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते थे तो ये पता चलता था कि उनका कैसा आचरण है, उनको कितना ज्ञान पता मतलब पहले से पता है, तो इसके बारे में जानकारी मिल जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। ह्वेंसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के जो अध्यक्ष रहे वो कौन से थे? आचार्य शीलभद्र थे। तो ह्वेंसांग के टाइम में जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? आचार्य जो रहे शीलभद्र थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहां दी जाती थी। यानी जो विश्वविद्यालय बना था नालंदा का, वहां पे हर मतलब सभी विषय की शिक्षा मिलती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल जो था विभिन्न पथों, वेदों, संस्था, संस्कृत, व्याकरण, महायान, बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। यानी ये जो सब्जेक्ट थी, मतलब वेद हो गए, संस्कृत हो गई, व्याकरण हो गया, महायान हो गए, तो बौद्ध धर्मों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि प्रदान की जाती थी। यानी जो डिग्री होती थी, जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे उसके बाद ही उनको उपाधि दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय एक समृद्ध लाइब्रेरी थी जिसकी इमारतें बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी जो शासक थे, हर्षवर्धन हो गए, पाल शासक हो गए, ठीक है, इनका संरक्षण मतलब इनको संरक्षण दिया जाता, इनकी देखरेख में वो रहता था। लेकिन 11वीं से 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव में एवं आर्थिक स्रोत की कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। यानी जब धीरे धीरे करके 11वीं और 12वीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, आर्थिक स्थिति और संरक्षण का भी अभाव होने लगा, तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगा, यानी उसकी गिरावट आ गई शिक्षा में। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में खतियार खिजली ने बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिजली ने नालंदा को नष्ट कर दिया एवं पूरी संस्था को जला दिया। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया। यानी कोई साक्ष्य वगैरह नहीं मिले, तो ये जो बताया गया कि इन्होंने इसको नष्ट कर दिया, तो ये जो है वो अमान्य बताया गया। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था, कंप्लीट होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि 12 चैप्टर में काफी मतलब पल्लव, चालुक्य हो गए, हर्षवर्धन हो गए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, तो काफी जो राजा लोग थे उनका शासनकाल कैसा रहा, तो इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको 2 बजे डेली प्रॉपर तरीके से थ्योरी की क्लासेस मिल रही हैं, जहाँ से आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपके में 40 नंबर का जीके जीएस आता है, काफ़ी स्कोरिंग भी हो जाता है पार्ट, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। ये आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास है आपको 5 बजे मिलती है यहीं मेरे चैनल पे, उसमें मैंने 6 और 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। क्लास 8 की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 बजे वाली भी क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ ये जो क्लास आपको 2 बजे मिलती है इसको भी ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग एससीईआरटी की थ्योरी कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आज 12 हो चुका है, 1-2 चैप्टर बचे हुए वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे चलने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करेगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है और यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।